खबरों से आगे में आज शाम मुस्तकबिल की दुनिया कैसी हो सकती है, तब्दीली की लहर किस तेजी से हमारी जानिब बढ़ रही है और क्या हम अपने आने वाले कल के लिए तैयार हैं, ये देखिए हमारे आज के खुसूसी शो में। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको हमारा सलाम। यह है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। हमारी ज़िंदगी हर लम्हा तब्दीली से गुजर रही है और कोई नहीं जानता कि आने वाला कल एग्जैक्टली कैसा होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्तकबिल का एक बुनियादी खाका तरतीब देने पर काम करते रहते हैं। नहीं, ये नजूमी नहीं है, इन्हें कहा जाता है फ्यूचरोलॉजिस्ट। ये माहिरीन माजी में आने वाली तब्दीलियों का जायज़ा लेकर आने वाले कल को समझने की कोशिश करते हैं। इस दौर के मारूफ फ़लसफ़ियों और फ्यूचरोलॉजिस्ट में से एक हैं एल्विन टॉफलर, जिनकी किताबें फ्यूचर शॉक, रेवोल्यूशनरी वेल्थ और थर्ड वेव दुनिया भर में पढ़ी गई हैं। उनकी नज़र में हमारा आने वाला कल कैसा हो सकता है, ये जानने के लिए अब्दुल अजीज़ खान हमें ले जा रहे हैं एल्विन टॉफलर के पास। समंदर, अगर हर 2 सेकंड बाद इसकी तस्वीर खींची जाए तो हर तस्वीर पहली तस्वीर से मुख्तलिफ होगी। हवाओं के साथ ये अपनी शक्ल हर सेकंड बदलता रहता है। इंसानी माशरों को भी अगर दूर से देखा जाए तो ये समंदरों की तरह होते हैं। मुसलसल अपने माहौल की मुनासबत से ये अपनी शक्ल बदल रहे होते हैं, मगर ये तब्दीलियां देखने के लिए आपको समंदर से बाहर निकल कर इन्हें देखना होता है। ये काम सोशल साइंटिस्ट्स का होता है, तब्दीली के समंदर में से बाहर निकल कर इसको देखना, इसके उतार चढ़ाव को समझना और ये अंदाज़ा लगाना कि आने वाले दिनों में इसकी क्या शक्ल होगी। आज अगर कोई इंसानी माशरों पर दूर से बैठकर निगाह डाले तो उसे एक बहुत बड़ी तूफ़ानी लहर उठती हुई नजर आएगी। तब्दीली की ये सुनामी इस कदर ऊंची है कि इस जैसी तूफ़ानी लहर इंसानी तारीख में पहले सिर्फ 2 बार इंसानियत पर से गुजरी है। जी हाँ, 2 बार। कुछ दिहाइयों पहले तब्दीली की ये तीसरी लहर ने उठना शुरू किया था और फिर ये अमेरिका से आकर टकराई थी। इस कदर थी इस तीसरी लहर की शिद्दत कि इसने अमेरिका में रोज़गार कमाने के तरीक़ों को बदल डाला। इसने तालीमी निज़ाम को फरसूदा बना डाला, इंसानी रिश्तों को हमेशा के लिए तब्दील कर डाला, माशरे को नया सही और गलत तलाश करने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तानियों के लिए ज़रूरी है कि वो तारीख़ की इस सुनामी को देखें और इसको समझें, क्योंकि अमेरिका पर से गुजरने के बाद तब्दीली की ये तीसरी लहर अब पाकिस्तान का रुख कर रही है और ये इस कदर तेज़ी से आपके साहिलों की तरफ आ रही है कि ये आपके समाज की तमाम दीवारों को गिराने का मोमेंटम लेकर आ रही है। इस तीसरी लहर को समझने के लिए मैं अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस आया हूँ और मुलाकात कर रहा हूँ उस शख्सियत से जिसने तारीख की इस समाजी तब्दीली को तीसरी लहर का नाम दिया, एल्विन टॉफलर। ये शायद इस दौर के सबसे मशहूर फ्यूचरिस्ट हैं। कई साल पहले इन्होंने थर्ड वेव के नाम से किताब लिखी थी, जिसमें अमरीकियों को बताने की कोशिश की थी कि आने वाली दुनिया मौजूदा दुनिया से किस तरह मुख्तलिफ होगी। शायद ये किताब आज हमारे लिए ज़रूरी हो चुकी है। मैंने इनसे पूछा कि आखिर तीसरी लहर है क्या। Back in pre-ancient times even, people lived in tiny little groups. पुराने ज़माने में जब इंसानियत की शुरुआत का दौर था, लोग छोटे छोटे ग्रोहों में जिंदा रहते थे। ये ज़्यादातर भूख का शिकार हुआ करते थे। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा कि इंसान की शुरू की ज़िंदगी बहुत कठिन और सख्त हुआ करती थी। इस किस्म के माशरे को टॉफलर प्री एग्रीकल्चरल सोसाइटी कहते हैं, जिसमें इंसान पौधे उगाने और काश्त करने की सलाहियत नहीं रखता। ये सिर्फ काफिलों की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह खुराक की तलाश में फिरता है। फिर अचानक इंसानियत ने काश्त करना सीखा। जब हमने पौधे उगाना सीखा तो हमें ये समझ में आया कि हमें खुराक की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये समझने के बाद लोगों ने मुख्तलिफ इलाकों में आबाद होना शुरू किया। अब इन्हें खाने की तलाश में मुसलसल सफ़र करने की ज़रूरत नहीं थी, वो किसी भी जगह पर मुकीम हो सकते थे। ये पूरी इंसानियत में पहली तब्दीली की शुरुआत थी। और ये तब्दीली की ऐसी लहर थी जिसने इंसानी माशरे को हमेशा के लिए बदल डाला। जैसे जैसे काश्त का निज़ाम दुनिया में फैलता गया, इंसानियत ने काफ़िले की ज़िंदगी तर्क करके देहात की ज़िंदगी अपना ली। हज़ारों साल तक इंसानी माशरों ने काश्त को अपना बुनियादी ज़रिया मुआश समझ रखा। उसके बाद सनती इनकलाब आया। टॉफलर के नज़दीक ये तब्दीली की दूसरी लहर थी।
That began a period of several hundred years. इसकी वजह से एक ऐसे दौर का आगाज़ हुआ जिसमें टेक्नोलॉजी मुआशरे के लिए बहुत ज़रूरी हो गई। ये टेक्नोलॉजी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में दाखिल होना शुरू हो गई थी। जिन माशरों पर से तब्दीली की ये दूसरी लहर गुजरी, वहाँ के लोग अपना रोज़गार कमाने के लिए फसल के बजाय मशीनों के मोहताज हो गए। सनती इनकलाब ने न सिर्फ रोज़गार कमाने के तरीक़ों को तब्दील किया, बल्कि इंसानी इक़दार भी बदल डाले। तब्दीली की इस दूसरी लहर ने माशरे को वो इक़दार सिखाए जो फैक्ट्री चलाने के लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब थे। In the second wave, we're talking about manufacturing. दूसरी लहर के मुआशरे में हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की, यानी आप फैक्ट्री में होते हैं। मैं खुद फैक्ट्री में काम कर चुका हूँ और मेरी बीवी भी फैक्ट्री में काम किया करती थी। हम दोनों ने अपनी ज़िंदगियों के 5-5 साल फैक्ट्री की असेंबली लाइंस में गुजारे हैं। फैक्ट्री में आपको एक ही काम बार बार करना पड़ता है, या तो आप सारे दिन यूं हाथ हिलाते हैं या फिर आप यूं हाथ हिलाते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का आना एक बहुत मुस्बत कदम था उस ज़रूरी माशरे के मुकाबले में जिससे हम निकल कर आए थे, मगर इसके नतीजे में इंसानों ने मशीनों की तरह काम करना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि मशीनें इंसानों की तरह काम करती। Behaving like machines, so to speak, instead of the machines dealing like people. ये कहते हैं कि मगरबी दुनिया में बच्चों के स्कूल भी इसी नीयत से बनाए गए ताकि इंसान को फैक्ट्री की ज़िंदगी के लिए तैयार किया जाए। Then you began to see an education system introduced. And guess what? The education system was very much like the factory. इसके बाद हमने एक तालीमी निज़ाम की शुरुआत देखी। ये तालीमी निज़ाम बिल्कुल फैक्ट्री की तरह था। इसमें आप असेंबली लाइंस की तरह वही काम करते थे जो आपके बराबर में बैठा हुआ बच्चा करता है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि आपको एक मखसूस वक्त पर स्कूल आना होता था, यानी हर रोज़ एक ही वक्त आपको वहाँ होना है। ये आज भी होता है। अब ज़रा सोचिए कि ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप लेट हों तो पूरी असेंबली लाइन देर से काम शुरू करेगी। इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा सकती थी। इसी वजह से इतना इसरार होता था कि एक मखसूस वक्त पर बच्चा स्कूल में हो, यानी स्कूल का मकसद इंसान को बचपन से ही असेंबली लाइन की ज़िंदगी के लिए तैयार करना था। उस दौर का म्यूजिक भी कुदरत की आवाज़ों के बजाय मशीन की आवाज़ों की तरह सुनाई देता था। यह है दूसरी लहर की मौसीकी, कुदरत की तमाम आवाज़ों से महरूम। इसमें लोहा लोहे से टकराता है, चीजें गिरती हैं और झटके लगते हैं। ऑर्केस्ट्रा भी उसी दौर में वजूद में आया, यानी मौसीकी की धुन के मुख्तलिफ हिस्सों को मुख्तलिफ लोग फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह बजाने लगे। आज अगर अमेरिका में चारों तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो ज़्यादातर लोगों की नौकरियों से ना तो फसल उगती है और ना ही साइकिल या मोटर कार जैसी चीज़ फैक्ट्री से निकल कर आती है। यहाँ ज़्यादातर लोग सिर्फ मालूमात एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा कर रोज़गार कमाते हैं। ये एक ऐसे माशरे की शुरुआत है जिसे एल्विन टॉफलर इंफॉर्मेशनल सोसाइटी कहते हैं। आज हमें मुख्तलिफ मंजर नज़र आता है। अपनी किताबों और अपनी तहरीरों में भी हमने इसी को मौजू बनाया है, यानी इतने तवील अरसे तक हमने असेंबली लाइंस और फैक्ट्री पर इन्हिसार किया, मगर अब हम उस ज़िंदगी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ ममालिक में ये तब्दीली आहिस्ता आ रही है, जबकि चंद दूसरे इलाकों में ये बहुत तेज़ी से आ रही है। यानी फैक्ट्री और सनत के अलावा भी बहुत से ऐसे काम हैं जो आज मुमकिन हो चुके हैं, न सिर्फ रोज़गार कमाने के लिए बल्कि और भी बहुत सी चीज़ों के लिए। जिस तरह से हमने इस तब्दीली को समझकर अपनी किताबों में लिखा है वो ये कि ये तारीख की तीसरी सबसे बड़ी तब्दीली है।